हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम प्रसाद, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, SKU छतरपुर मध्य प्रदेश। मैं आज का अपना विषय है आय का चक्रीय प्रवाह। इस विषय पर मेरा लेक्चर आज का है। तो पहले समझते हैं भूमिका। प्रत्येक प्राणी जो धरती में जन्म लेता है वह अपना प्रभाव इस धरती पर अवश्य छोड़ता है, जिसमें मनुष्य बहुत प्रभावशाली होता है। और मनुष्य जो है वह दो प्रकार की क्रियाएं करता है। पहली तो आर्थिक क्रियाएं और दूसरी अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जो धन के उत्पादन के लिए व्यक्ति करता है, तथा अनार्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो धार्मिक कार्य या अन्य दूसरे कार्यों के लिए किया जाता है। चक्रीय प्रवाह का जन्म, बर्थ ऑफ सर्कुलर फ्लो। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं, उत्पादन क्रिया, आय प्राप्ति क्रिया, और तीसरी है व्यय क्रिया। उत्पादन क्रिया को GNP अर्थात ग्रांड नेशनल प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं, तथा आय प्राप्ति क्रिया को GNI अर्थात ग्रांड नेशनल इनकम अर्थात सकल राष्ट्रीय आय के रूप से जानते हैं, तथा तीसरा है GNE जिसको हम ग्रांड नेशनल एक्सपेंडिचर अर्थात सकल राष्ट्रीय व्यय के नाम से जानते हैं। ये तीनों क्रियाएं बराबर चलती रहती हैं, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में चलती रहती हैं। मान लीजिए कि GNP 100 रुपये है तो GNI भी 100 रुपये होगा और GNE भी 100 रुपये होगा। अब चक्रीय प्रवाह का अर्थ देखते हैं। चक्रीय प्रवाह है क्या? चक्रीय प्रवाह वह गोलाकार प्रवाह है, आय का वह या धन का वह गोलाकार प्रवाह है जो उत्पादन, व्यय और आय के बीच में होता है, जिसका ना तो आरंभ होता है और ना ही अंत होता है। एक व्यक्ति जो उपभोग करने के लिए व्यय करता है वह दूसरे की आय बन जाती है और वह अपनी आय को अपने उपभोग में खर्च करता है। तो इस प्रकार से आय का जो प्रवाह है वह लगातार उत्पादन, व्यय और आय, फिर उत्पादन, फिर व्यय, फिर आय, इस प्रकार से चलता रहता है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जिनके अंतर्गत आय का चक्रीय प्रवाह प्रवाहित होता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स हैं। अर्थव्यवस्था विकास के आधार पर तीन प्रकार की होती है। पहली अविकसित अर्थव्यवस्था जो पिछड़ी हुई होती है, और दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था जो विकास कर रही होती है, तथा चौथी विकसित अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। तो जो अविकसित अर्थव्यवस्था होती है उसमें दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। परिवार क्षेत्र में सदस्य मौजूद रहते हैं, समाज तथा उपभोक्ता मौजूद रहते हैं जो कार्य करने के लिए और उत्पादक क्षेत्र में आते हैं। उत्पादक क्षेत्र में उद्योग धंधे, फर्म इत्यादि होते हैं जो उत्पादन करते हैं, उपभोग की अनेक प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। परिवार क्षेत्र से कार्य करने के लिए और उत्पादन क्षेत्र में लोग आते हैं, वहाँ से वेतन इत्यादि प्राप्त करते हैं, फिर उसको व्यय करते हैं अपने उपभोग में। तो इस प्रकार से आय का चक्रीय प्रवाह इनके मध्य होता रहता है। तीसरा जो सेक्टर है वो सरकारी क्षेत्र अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर है, जिसमें सरकार कंट्रोल रखती है आय व्यय पर, और परिवार के जो सदस्य होते हैं वो टैक्स जमा करते हैं सरकारी क्षेत्र को। तो सरकारी क्षेत्र से सुरक्षा तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। चौथा क्षेत्र है विदेशी क्षेत्र जिसको फॉरेन सेक्टर कहेंगे। इसमें हम जो अधिक वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं, उत्पादन कर लेते हैं, उनको विदेश भेजते हैं, तथा जो जिनका उत्पादन कम हमारे देश में होता है, जो हमारी आवश्यकता के अनुसार मांग अधिक होती है, तो उनका आयात बाहर से करते हैं। अब विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में आय के चक्रीय प्रवाह पर विचार करेंगे। विकास के आधार पर विभिन्न प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे पहली जो होती है अविकसित अर्थव्यवस्था। तो अविकसित अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। पहला वह क्षेत्र जो उत्पादन करता है, तथा दूसरा परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र में श्रम, भूमि, पूंजी इत्यादि निवास करते हैं, जिनको उपयोग करके उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और उनके बदले में भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी तथा पूंजी को ब्याज और साहस को लाभ प्रदाय किया जाता है। अब दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को समझेंगे। जैसे परिवार क्षेत्र में जो साधन हैं वो मौजूद रहते हैं। ये साधन हैं श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम
साहस। तो उत्पादन क्षेत्र परिवार क्षेत्र को श्रम के बदले में उसकी मजदूरी देता है, भूमि के बदले में उसका लगान देता है, पूंजी के बदले में उसका ब्याज देता है, तथा उद्यम के बदले में उसको लाभ, साहस के बदले में उसको उसका पारितोषिक दिया जाता है। इसी प्रकार से परिवार क्षेत्र जो उत्पादन क्षेत्र को उपभोक्ता वस्तुएं जो उत्पादित की जाती हैं उनको उनसे खरीदता है और अंतिम वस्तु की तथा सेवाओं के उपयोग के रूप में उनको भुगतान करता है। या अब इसके विश्लेषण पर विचार करेंगे। चित्र में सबसे ऊपर की ओर जो है वो साधन बाजार दिखाया गया है, जिसमें परिवार क्षेत्र सेवाएं, भूमि, उद्यम, साहस तथा उत्पादन होता है, जिसके बदले में भुगतान, मजदूरी, लगान, लाभ, वेतन इत्यादि उत्पादन क्षेत्र से प्राप्त करते हैं और फिर वह अपने उपभोग के लिए इस धन को व्यय करते हैं, जिससे वह पुनः उत्पादन क्षेत्र के पास आ जाता है। तो यह आय का एक चक्रीय जो प्रवाह है वह लगातार चलता रहता है। अब देखेंगे त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह अर्थात 3 सेक्टर्स इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ 3 सेक्टर्स इकोनॉमी। त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार, उत्पादन क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र उपस्थित होते हैं, जिसमें सरकार गैर कर, सरकारी उद्यम आदि से आय प्राप्त करती है तथा सरकार परिवार क्षेत्र के लोगों को वेतन, भत्ता, भुगतान तथा अनुदान इत्यादि के रूप में देती है और सरकार घरेलू क्षेत्र से सेवाएं प्राप्त करते हैं तथा उसके बदले में भुगतान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सरकार उत्पादन क्षेत्र से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करके उन्हें भुगतान करके और धन उनके पास देती है और वही धन पुनः उनके पास वापस आ जाता है। इसको चित्र द्वारा समझेंगे। 3 सेक्टर्स इकोनॉमी में सबसे ऊपर है गवर्नमेंट, सरकार और उत्पादक फर्में और परिवार क्षेत्र तथा इसमें मुद्रा बाजार का भी अस्तित्व आ जाता है, क्योंकि लोग मुद्रा बाजार से अपनी बस्तें जमा करते हैं और उनसे उधार लेकर अपना जो है उत्पादन कार्य या जो विकास का कार्य है उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे उत्पादक फर्में लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ इत्यादि देकर घरेलू क्षेत्र से जो वस्तुएं हैं उत्पादन के लिए आवश्यक हैं उनको प्राप्त करती है। और इसी तरह से सरकार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र भी आर्थिक रूप से आपस में संबंधित होते हैं। जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय के लिए सरकार जो है उत्पादक फर्मों से उत्पादन का जो उत्पादित किया गया माल है वो लेती है तथा उसके बदले में उसको भुगतान करती है और सरकार भी जो है उत्पादक फर्मों को अनुदान इत्यादि उत्पादन करने के लिए प्रदान करती है। इसी तरह से परिवार क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र भी आपस में संबंधित हैं। परिवार जो है वो सरकार को टैक्स वगैरह देते हैं, जिससे सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करती है तथा अन्य प्रकार की सेवाएं, डेवलपमेंट, सड़क, बिजली इत्यादि प्रदान करती है। इसके विश्लेषण पर विचार करेंगे। चित्र में सबसे ऊपर की ओर सरकारी क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, जिसमें आय के तीनों के मध्य आय के प्रवाह को दिखाया गया है। उत्पादक क्षेत्र सरकारी क्षेत्र को टैक्स के रूप में धन देता है। वह टैक्स जो है परिवार क्षेत्र भी सरकारी क्षेत्र को देता है, जिसके बदले में सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा सुविधाएं इत्यादि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं तथा कीमत के रूप में जो धन उत्पादक को परिवार क्षेत्र देता है उससे कुछ धन टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है। तो इस प्रकार से तीनों के बीच आय का एक प्रवाह बना रहता है, इसी को आय का चक्रीय प्रवाह। अब चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें 4 सेक्टर्स होते हैं, इसमें आय के चक्रीय प्रवाह पर विचार करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर्स इकोनॉमी। 4 सेक्टर्स 4 फैक्टर्स मैंने पहले समझा दिए थे। खुली अर्थव्यवस्था जो होती है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है पूरी तरह से, उसमें 4 सेक्टर्स पाए जाते हैं। पहला परिवार क्षेत्र, दूसरा उत्पादन क्षेत्र, तीसरा घरेलू क्षेत्र और चौथा विदेशी क्षेत्र। और पूंजी बाजार की भी डेवलप व्यवस्था यहाँ पर होती है, क्योंकि लोगों को अधिक मात्रा में डेवलपमेंट करना होता है, जिसके लिए कर्ज इत्यादि की आवश्यकता होती है, जो बैंकों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी चित्र द्वारा समझेंगे। इसमें सबसे ऊपर की तरफ व्यापारिक क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र है और घरेलू क्षेत्र या हाउस होल्ड सेक्टर, फिर सरकारी क्षेत्र तथा विदेशी क्षेत्र।
इन चारों के बीच भी आय का सर्कुलर फ्लो हमेशा बना रहता है। जैसे घरेलू क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र के लिए वस्तुएं इत्यादि प्राप्त करता है। निर्यात की गई जो आयातित की गई वस्तुएं हैं वो परिवार क्षेत्र घरेलू क्षेत्र के लोग जो है वह उनको खरीद कर उपभोग करते हैं, जिसके बदले में भुगतान या धनराशि प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से सरकारी क्षेत्र तथा व्यापारिक क्षेत्र भी आपस में संबद्ध होता है। वस्तुएं जो विदेशों से मंगाई गई हैं उन वस्तुओं आयातित वस्तुओं का उपयोग सरकारी क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र से भेजा जाता है तथा सरकार उनके लिए भुगतान करती है। और अधिक उत्पादन जिन वस्तुओं का होता है उनका निर्यात भी व्यापारिक क्षेत्र के द्वारा विदेशों के लिए किया जाता है तथा जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका आयात भी सरकार जो है करवाती है, विदेशों से मंगाती है। तो विदेशी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र आपस में संबंधित है। विदेशी क्षेत्र फॉरेन सेक्टर और व्यापारिक क्षेत्र अर्थात उत्पादन क्षेत्र भी आपस में संबंधित है, क्योंकि जो उत्पादन अधिक होता है, आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन हमारे यहाँ होता है, उसका विदेशी क्षेत्र में जाकर जो है उसको विदेश भेजा जाता है तथा जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको मंगाया जाता है। तो आयात करने के लिए जो व्यापारिक क्षेत्र है वह विदेशी क्षेत्र को भुगतान करता है और निर्यात क्षेत्र के लिए जो विदेशी क्षेत्र है उसको भुगतान प्राप्त होता है। इस प्रकार से आय का आवागमन इन सब के बीच बना रहता है। इसी तरह से सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र में भी आपसी संबंध, आपसी आय का आवागमन बना रहता है। जैसे सरकारी क्षेत्र जो निर्यात करता है, निर्यात के लिए विदेशी क्षेत्र उसको भुगतान करता है। विदेशों से जो आय प्राप्त होती है, बिक्री के बाद जो निर्यात के बाद जो आय प्राप्त होती है उसको सरकारी क्षेत्र के पास भेजा जाता है। विदेशी विनियोग, विदेशों में हमारी सरकार जो है वो विनियोग करती है, कोई उद्योग धंधे लगाती है जिससे वहाँ से आय इत्यादि उनको लाभ इत्यादि जो है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार से विदेशी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र आय के लिए आपस में संबंधित हैं। घरेलू क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र भी आपस में संबंधित हैं। जैसे साधन सेवाएं जो पाए जाते हैं वह परिवार क्षेत्र के पास होते हैं, सरकारी क्षेत्र उनका उपयोग करके और उसका उत्पादन करते हैं तथा घरेलू क्षेत्र के लोग उनका उपभोग करते हैं और उपभोग के बदले में धनराशि प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आय का चक्रीय प्रवाह इन चारों के बीच में चलता रहता है। अब इस चित्र का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण में देखते हैं कि आय का प्रवाह जो है वह लगातार बना रहता है। सरकारी क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को देता है तथा उत्पादक क्षेत्र और परिवार क्षेत्र के बीच बना रहता है और विदेशी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के पास बना रहता है। चित्र में विदेशी क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र व परिवार क्षेत्र के संबंध को बताया गया है, जिसमें उत्पादक क्षेत्र विदेशी क्षेत्र से निर्यात वस्तुएं भेजता है और उसके बदले में भुगतान प्राप्त करता है। इसी प्रकार से परिवार क्षेत्र विदेशी क्षेत्र से आयातित वस्तुएं के बदले में भुगतान करता है। इस भुगतान के बदले में और इस प्रकार से आय आगे बढ़ती रहती है, जिसे जमा कराई जाती है तथा ब्याज इत्यादि प्राप्त करता है। अब चक्रीय प्रवाह के महत्व के बारे में विचार करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो महत्व के रूप में पहला महत्व है राष्ट्रीय लेखांकन का आधार। जो सर्कुलर फ्लो है हमारा, उससे राष्ट्रीय लेखांकन को एक जानकारी प्राप्त होती है, एक आधार मिलता है जिससे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। दूसरा पॉइंट है व्यापार नीति में महत्व। सरकार अपनी व्यापार नीति निर्धारित करने के लिए आय के चक्रीय प्रवाह का प्रयोग करती है। इससे सरकार को इससे मालूम होता है कि किस क्षेत्र में आय का फ्लो अधिक हो रहा है, तो उस क्षेत्र में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहती है, उस प्रकार के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है जिससे वह अपनी आर्थिक नीतियों और टैक्स इत्यादि का निर्धारण करके उसमें उन उद्योगों में वृद्धि कर सकती है अथवा उद्योगों को अनुदान इत्यादि दे सकती है। राजस्व नीति का निर्धारण। सरकार अपनी टैक्स वसूली, राजस्व नीति का निर्धारण भी इसी चक्रीय सर्कुलर फ्लो के आधार पर करती है। वह देखती है यदि आय प्राप्त अधिक करना चाहती है तो ऐसे क्षेत्रों में टैक्स वगैरह लगाती है जहाँ पर आय का प्रवाह अधिक होता है। मौद्रिक नीति का निर्धारण। सरकार अपनी मौद्रिक नीति को इस सर्कुलर फ्लो के माध्यम से निर्धारित करती है, मालूम करती है कि किस प्रकार आय का फ्लो बहाव जो है वो किस तरफ हो रहा है। तो मुद्रास्फीति और अस्फीति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार अपनी मौद्रिक नीति जो है उसका निर्माण इसी चक्रीय प्रवाह के आधार पर बनाती है। गुणक का आधार।
जो उत्पादन है उसको दोगुना करने के लिए, उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए चक्रीय प्रवाह की जानकारी बहुत आवश्यक होती है। बाजार के जाल का सृजन, मांग और पूर्ति का सिद्धांत जो है वह लागू होता है और कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार शक्तियों के आधार पर होता है। बाजार का जो जाल होता है वह बहुत जटिल होता है, इसकी जानकारी इस सर्कुलर फ्लो के माध्यम से होती है। उत्पादक व उपभोक्ताओं के बीच संबंध, सर्कुलर फ्लो या आय इनकम का जो संचार है, उस संचार से उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 8वां पॉइंट है अर्थव्यवस्था का कार्य कारण संबंध। सर्कुलर फ्लो के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है, कितने डेवलपमेंट तेजी से चलती है, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।